इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए Finnovations.com चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार। पिछले कुछ महीनों में इंडिया में अलग अलग बैंक्स के क्राइसिस हुए हैं, जैसे कि पीएमसी कोऑपरेटिव बैंक का क्राइसिस, श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा कोऑपरेटिव बैंक का क्राइसिस, यस बैंक का क्राइसिस एटसेट्रा। इन क्राइसिस के टाइम आरबीआई ने डिपॉजिटर्स के विड्रॉल पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे, जिसके चलते लोग बहुत ही लिमिटेड अमाउंट अपने अकाउंट से निकाल पा रहे थे। यानी लोग अपना खुद का पैसा ही अपने अकाउंट से नहीं निकाल पा रहे थे। बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स जिनका पैसा उन बैंक्स में था, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उनके मेडिकल के खर्चे और बाकी चीजों के लिए जब उन्हें पैसा चाहिए था तब उन्हें नहीं मिल पा रहा था, जिसके चलते पीएमसी बैंक के क्राइसिस के टाइम कई सारे लोगों ने तो सुसाइड भी किया था। तो इन बढ़ते हुए क्राइसिस के चलते लोगों के जहन में ये सवाल जरूर आ रहा है कि किस बैंक में उनका पैसा सेफ रहेगा। तो आज हम इसी टॉपिक पर डिटेल में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फिलहाल इंडिया में बैंक्स के क्राइसिस का जो इशू चल रहा है, ये इंडिया में पहली बार नहीं हो रहा है। 1947 से 1969 के बीच इंडिया में करीब 500 प्राइवेट बैंक्स फेल हुई थी, और मेनली ये बैंक्स उन बैंक्स के मिसमैनेजमेंट और फ्रॉड की वजह से फेल हुई थी, जिसमें बहुत सारे लोगों को अपनी सेविंग खोनी पड़ी। और ये एक मेन रीजन था कि तब बहुत सारी प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज किया गया, यानी गवर्नमेंट के कंट्रोल में लाया गया, ताकि बैंक्स फेल ना हो और लोगों का पैसा ना डूबे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी बैंक्स इंडिया में सेफ हैं और वो कैसे पता करें। तो रूल नंबर 1 ये है कि कोऑपरेटिव बैंक्स को अवॉइड कीजिए। अभी पिछले महीने ही कैबिनेट ने कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड कुछ चेंजेस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में पास किए हैं, जिसके चलते अब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स आरबीआई के अंडर आएगी, यानी अब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को भी आरबीआई ही रेगुलेट करेगी। बट प्रॉब्लम ये है कि फिलहाल इंडिया में 1540 कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, और इतनी सारी बैंक्स को आरबीआई बहुत स्ट्रिक्टली रेगुलेट नहीं कर सकती। जैसे कि हमने पीएमसी बैंक के केस में देखा कि वहां पर पीएम बैंक ने लिमिट से ज्यादा लोन एचडीएल को दिया था, और ये चीज उन्होंने आरबीआई को बताई भी नहीं। और फिर जब बाद में आरबीआई को ये चीज पता चली तो बैंक का ये पूरा मामला सामने आया, और तब तक काफी देर भी हो चुकी थी। तो इतनी सारी कोऑपरेटिव बैंक्स होने की वजह से प्रॉब्लम ये है कि अगर वो कोई चीज आरबीआई से छुपाती है तो वो ढूंढना आरबीआई के लिए ईजी नहीं रहेगा। और जितने भी बैंक से क्राइसिस होते हैं उनमें से ज्यादातर क्राइसिस कोऑपरेटिव बैंक्स में ही होते हैं। मैनेजमेंट की फ्रॉड्स और बाकी चीजें कोऑपरेटिव बैंक्स में ज्यादा देखने मिलते हैं। जनरली कोऑपरेटिव बैंक्स बाकी प्राइवेट बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाए। तो अगर ज्यादा सेफ्टी आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप कोऑपरेटिव बैंक्स को अवॉइड कर सकते हो, जिसके बाद आपके सामने 2 ऑप्शंस रहते हैं, प्राइवेट बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स। कोटक महिंद्रा, यस बैंक, ये सारी प्राइवेट बैंक्स हैं। वही जिन बैंक्स में गवर्नमेंट का 50% से ज्यादा कंट्रोल होता है उन्हें पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी पीएसबी कहते हैं। तो एसबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, ये सारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। और इनके अलावा भी कई सारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। तो प्राइवेट बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स दोनों को भी आरबीआई सेम ही तरीके से कंट्रोल करती है। तो अब ये कैसे पता करें कि कौन सी बैंक सही है और कौन सी नहीं? तो उसके लिए आपको कुछ रेशियोज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशो और एनपीए, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो आपको उस बैंक के एनुअल रिपोर्ट और क्वार्टरली रिपोर्ट में मिलेगा। और कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, हमें बताता है कि बैंक के पास डिपॉजिटर का पैसा सेफ रखने के लिए इनफ कैपिटल है या नहीं। आरबीआई के बेसल 2 के नॉर्म्स के अनुसार हर बैंक को अपना कैपिटल एडिक्वेसी रेशो 9% के ऊपर मेंटेन करना होता है। तो आप उस बैंक के एनुअल रिपोर्ट और क्वार्टरली रिपोर्ट से चेक कीजिए कि उस बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशो अच्छा है या नहीं। अगर यस बैंक की बात की जाए तो यस बैंक का सितंबर क्वार्टर का कैपिटल एडिक्वेसी रेशो 4.2% था। अब आते हैं एनपीए पर, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पर। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हमें बताते हैं कि कंपनी के बैड लोन्स कितने हैं, यानी जितना लोन कंपनी ने दिया है उसमें से कितना लोन कंपनी रिकवर नहीं कर पाएगी। तो बैंक का एनपीए भी आपको बैंक के एनुअल रिपोर्ट और क्वार्टरली रिपोर्ट में मिल जाएगा। और बैंक के क्वार्टरली और एनुअल रिपोर्ट्स आप सीधे उस बैंक की वेबसाइट पर जाकर इन्वेस्टर सेक्शन में चेक कर सकते हो। अगर किसी बैंक का नेट एनपीए 1 से कम है तो वो बहुत अच्छी चीज मानी जाती है। तो एनपीए जितना कम उतना बेहतर। तो ये तो सिंपल सी चीजें हैं, लेकिन इसमें भी ट्विस्ट है। यस बैंक का जो इशू है वो 2-3 साल पहले ही शुरू हुआ, जब आरबीआई को पता चला कि यस बैंक आरबीआई को जो बैड लोन्स की फिगर्स बता रही है वो मैनिपुलेट करके बता रही है, यानी गलत बता रही है। तो आपने नेट एनपीए चेक कर लिया और वो आपको अच्छा खासा मिल गया। फिर आपने उस बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, तो उसके बाद भी ये चांसेस है कि बाद में आरबीआई को ये चीज पता चले कि जो एनपीए उस बैंक ने दिखाया है वो गलत एनपीए है या झूठा एनपीए है, और उससे भी आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो कंक्लूजन ये है कि बस 1-2 चीजें देखकर भी काम नहीं चलेगा, उसके अलावा आपको और भी कई सारी चीजें देखनी पड़ेगी। ऐसे में 2 मेन ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला ये कि जो भी पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हो उसमें 5 लाख तक के अमाउंट पर आपको डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर मिल जाता है, यानी अगर उस बैंक को कुछ हो भी गया तो मैक्सिमम 5 लाख रुपए आपको वापस मिल जाएंगे। तो आप ये कर सकते हो कि अलग अलग बैंक्स में 5-5 लाख रुपए रख सकते हो। मिस्टर बफेट ने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में एक बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट,
हालांकि उन्होंने ये स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कहा था, जो कि रिस्क इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में आता है। लेकिन आजकल चल रहे इन बैंक्स क्राइसिस के चलते बैंक डिपॉजिट के टाइम भी आपको ये रूल ध्यान में रखने की जरूरत है। तो अपनी रिस्क कम करने के लिए अब अपने डिपॉजिट्स को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जैसे कि हम स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते वक्त करते हैं। उसके बाद अब PSBs की बात करते हैं, यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अप्रैल 2019 में SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 61% स्टेक गवर्नमेंट के पास था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 87%, बैंक ऑफ इंडिया का 87.05%, बैंक ऑफ बड़ौदा का 63.74% और इसी तरह बाकी बैंक्स में भी, जैसे कि यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इसमें भी गवर्नमेंट की अच्छी खासी होल्डिंग है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोऑपरेटिव और प्राइवेट बैंक्स ही प्रॉब्लम में आती है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी प्रॉब्लम में आती है। लेकिन जब भी वो प्रॉब्लम में आती है तब गवर्नमेंट मेक श्योर करती है कि जितना पैसा उन्हें चाहिए उतना पैसा उन्हें मिले। तो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट PSBs में पैसा डालती रहती है। फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में ही गवर्नमेंट ने करीब 70,000 करोड़ रुपए पब्लिक सेक्टर बैंक्स में डाले थे, ताकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स RBI के जो कैपिटल रिक्वायरमेंट नॉर्म्स है उन्हें मेंटेन कर सके, साथ ही अपनी क्रेडिट ग्रोथ भी बढ़ा सके। फॉर एग्जांपल IDBI की ही बात करते हैं। IDBI का जो ग्रॉस NPA है वो 29.43% है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। यानी अगर IDBI 100 रुपए का लोन दे रही है तो उसमें से 29.43 रुपीज रिटर्न मिलने के चांसेस IDBI को बहुत कम लग रहे हैं। तो IDBI की जो NPA फिगर है वो बहुत ही ज्यादा है। साथ ही पिछले 3-4 सालों से IDBI लगातार लॉसेस झेल रही है। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के सेकंड क्वार्टर में बैंक को 3459 करोड़ का लॉस हुआ था। अब सवाल ये है कि पिछले 4 साल से अगर बैंक लॉस में जा रही है, साथ ही बैंक के NPA भी लगातार बढ़ रहे हैं, तो बैंक चल कैसे रही है? यहाँ पर डिपॉजिटर्स के पैसों पर रेस्ट्रिक्शन क्यों नहीं लाया गया? वो इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम यहाँ पर भी पैसा डालती रहती है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने IDBI में 4557 करोड़ रुपए डाले हैं। साथ ही LIC, जो कि IDBI की ही शेयर होल्डर है, उसने भी 4743 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। तो अगर IDBI बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि IDBI बैंक एक बहुत ही रिस्की बैंक है। फिर भी गवर्नमेंट की हेल्प की वजह से वो आसानी से अपना बिजनेस कर रहे हैं और डिपॉजिटर्स को भी कोई दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन ये चीज प्राइवेट बैंक्स के साथ नहीं होती है। जनरली प्राइवेट बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स को गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता है। तो कौन सी बैंक सेफ है ये चेक करते वक्त और बैंक में पैसा डिपॉजिट करते वक्त ये चीज आप जरूर ध्यान में रखें। प्रॉब्लम्स तो हर बैंक फेस करती है, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स की मेन बात यह है कि जब भी वो कोई प्रॉब्लम फेस करती है तो गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें रिक्वायर्ड सपोर्ट मिल जाता है। और जहां तक डिपॉजिट सेफ्टी की बात की जाए तो SBI एक ऐसी बैंक मानी जाती है जो कि टू बिग टू फेल है, यानी वो इतनी बड़ी बैंक है कि अगर वो बहुत बड़े प्रॉब्लम में भी फंस गई तो गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी कि वो उसे बचाए। तो सबसे पहला प्रेफरेंस आप ऐसी बैंक्स को दे सकते हो जो कि टू बिग टू फेल है, जैसे कि SBI, क्योंकि अगर ऐसी कोई बैंक फेल हो जाती है तो उसका सीधा इम्पैक्ट कंट्री की इकोनॉमी पर पड़ेगा और कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि ऐसा हो। और SBI के पास तो 2 बेनिफिट्स है, पहला टू बिग टू फेल और दूसरा वो एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। जहां तक बात है बैंक के NPA की और कैपिटल एडिक्वेसी रेशो की, तो ये सारी चीजें आप कितनी भी एनालाइज क्यों ना कीजिए, अगर बैंक का मैनेजमेंट ही फ्रॉड है तो ये सारी चीजें इररिलेवेंट है। PMC कोऑपरेटिव बैंक में हमने देखा कि बैंक के मैनेजमेंट ने HDL कंपनी के साथ मिलकर फ्रॉड किया, जिसमें उन्होंने बैंक की कैपेसिटी से ज्यादा लोन HDL को दिया, और जबकि उनको ये भी पता था कि HDIL पहले ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में फंसी है। बाद में जब HDIL PMC बैंक का लोन नहीं चुका पाई तो फिर वो पूरी बैंक की प्रॉब्लम में आई। सेम चीज यस बैंक के साथ हुई है। यस बैंक के मैनेजमेंट ने DHFL और बाकी कंपनीज को लोन दिया था और उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने उसके बदले में उन कंपनीज से अपनी फैमिली की कुछ कंपनीज को पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहे थे। तो ऐसे में फ्रॉड तो मैनेजमेंट करता है, लेकिन भुगतते कस्टमर हैं। रिस्ट्रिक्शंस कस्टमर पर लगाए जाते हैं, जिससे नुकसान कस्टमर्स का ही होता है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखें और सोच समझकर अपनी बैंक सेलेक्ट करें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बैंक क्राइसिस के डर से प्लीज घर में पैसा मत रखिए। ये चीज इकोनॉमी के लिए बहुत ही डेंजरस है। या तो आप 5-5 लाख अलग अलग बैंक्स में इन्वेस्ट करो, या फिर SBI जैसी टू बिग टू फेल और PSB बैंक में पैसा डालो, लेकिन पैसा घर में मत रखो। अगर पैसा घर में रखोगे तो पैसा इकोनॉमी में फ्लो नहीं होगा, जिससे इकोनॉमी को आगे बढ़ने में कोई भी मदद नहीं मिलेगी। कंट्री का GDP, जॉब क्रिएशन, बिजनेस ग्रोथ, ये सारी चीजें इन चीजों से जुड़ी हैं। तो इन चीजों का भी आप जरूर ध्यान रखें। आज से हमारा स्टॉक मार्केट का लाइव कोर्स शुरू हो रहा है, जिसमें हम स्टॉक मार्केट को शुरुआत से लेकर एडवांस तक कवर करेंगे। पूरे 1 महीने का ये कोर्स है, जिसमें हम लाइव आपके सामने आकर आपको पढ़ाएंगे और आप घर बैठे हमारे सारे लाइव लेक्चर्स अटेंड कर पाएंगे। इस कोर्स के साथ आपको हमारा कोई भी एक ऑनलाइन कोर्स फ्री में मिल जाएगा आपकी चॉइस के अनुसार। और हमारे इस लाइव कोर्स के मेन लेक्चर्स मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप हमारे इस कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हो। और आज की वीडियो का ये जो टॉपिक है, इसे हमारे मेंटोर अतुल सावे सर ने सजेस्ट किया था, और आज की वीडियो के कंटेंट के लिए भी उन्होंने आज हमारी काफी हेल्प की है। सो थैंक्स टू हिम फॉर दिस गाइडेंस एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।